बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, टॉपिक 1 का आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है एरर्स, अनसर्टेनिटीज़, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये 3 टॉपिक्स मैं आपको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इन तीनों टॉपिक्स का, एरर्स का, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में एक बहुत डीप रिलेशन है, जो हम एंटिटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताऊँगा कि आपने बेसिक आइडियाज़ को कैसे याद रखना है और फिर उससे रिलेटेड हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है वो है कि व्हाट इज़ एन एरर, देन टाइप्स ऑफ एरर, देन वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द स्लाइड फॉर्म, और फिर उसके बाद डिटेल में मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि प्रिसीजन एक्यूरेसी है क्या चीज़ और हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और एमकैट में प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं। और फिर जो आपका टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, उसको कम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कहा जाता है। तो एरर है क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं जो तीर अंदाजी का मुकाबला होता है। अब तीर अंदाजी के मुकाबले में सबकी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल राइट इन द मिडल हिट करें। अब ये जो मिडल में हिट करना है ये बेसिकली एक्यूरेट वैल्यू हासिल करना है, लेकिन जब तीर चलाया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो राइट इन द मिडल हिट करे, वो उस जगह से डेविएट भी कर सकता है। सो अगर आपने एक तीर चलाया है और वो तीर एग्जैक्ट निशाने पर नहीं लगा तो इट मीन्स देयर इज़ एन एरर। इसको हम एक्सपेरिमेंट में कैसे लेकर जाएंगे कि अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है और वो एग्जैक्ट वैल्यू आप हासिल नहीं कर सके तो देयर वुड बी एन एरर। अब ये एरर डिफाइन किया जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्चुअल वैल्यू एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, तो इट विल बी कॉल्ड एन एरर। एरर्स को हम 2 बड़ी क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी टाइप कहलाती है स्टूडेंट्स रैंडम एरर। ऑलराइट, तो ये 2 टाइप्स अपने पास नोट कर लें। अब इन पर ज़रा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में मोटी मोटी सी बातें आपने पहले क्या याद रखनी। सिस्टमैटिक एरर याद रखना है कि प्रिसीजन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सिस्टमैटिक एरर। ये जुमला अपने पास लिख लें, नोट कर लें कि जहाँ सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट में या मेजरमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा होगी, और रैंडम एरर में याद रखें जहाँ रैंडम एरर ज़्यादा होगा वहाँ पर एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस बात पे परेशान नहीं होना कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। फिर जो सिस्टमैटिक एरर है स्टूडेंट्स, उसकी फिक्स्ड वेरिएशन होती है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, जबकि जो रैंडम एरर वैल्यू होती है वो बेस करती है एवरेज वैल्यू पर। इस पर अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें उसको आपने लिख लेना है। प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, वैसे तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे भी बताऊँगा, लेकिन आगे स्लाइड्स को समझने के लिए इसको एक दफ़ा सुन लें। स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी का मतलब है किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को करके आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी। अब आपका टारगेट क्या है? 9.8 हासिल करना। तो अब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप 9.8 हासिल कर लेते हैं स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके तो आप एक्यूरेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी का मतलब है टू ऑब्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा पायदार नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट्स में वेरिएशंस होती हैं, हमारे अपने मेथड्स में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो हम पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा आंसर आता है 9.76। हम फिर एक्सपेरिमेंट करते, हमारा रहता 9.75। अब देखें, हम 9.8 अटेन नहीं कर रहे, लेकिन हम 2 बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड वैल्यूज़ हासिल कर रहे हैं। और आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने टारगेट अचीव करना है 9, लेकिन हम बार बार 8 अचीव करते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक जैसी वैल्यूज़ बार बार अटेन करना इसे कहते हैं प्रिसीजन, और एक्चुअल वैल्यू अटेन कर लेना इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अ लिटिल डिफरेंस। अब आगे चलते हैं इस पे।
तो यहाँ पर जैसे ये बुल्स आई है, बुल्स आई का मतलब है कि तो जहाँ पे तीर लगना चाहिए, अगर उस जगह से तमाम वैल्यूज़ एक सर्टन लेवल पर डेविएट करती हैं, देखिए ना, एक ख़ास डायरेक्शन में सारे के सारे तीर लग रहे हैं, तो ये जो गैप है जो ट्रू वैल्यू से एक प्रिडिक्टेबल सिचुएशन में बता रहा है कि ट्रू वैल्यू से सब प्रिडिक्टेबली एक ख़ास डिस्टेंस पर है वैल्यूज़, तो स्टूडेंट्स ये रीजन किसको शो कर रहा है? सिस्टमैटिक एरर को। अच्छा, रैंडम एरर क्या है? अब देखें, ये जो सारे तीर किसी एक जगह पे लग रहे हैं, हम इन सब का भी अगर एवरेज लें तो कोई एक सिंगल पिन पॉइंट जहाँ पे ये लेज़र डॉट है ना, माइट बी दैट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। अब देखें, इस एवरेज जो यहाँ पे रेड लेज़र पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल एवरेज पॉइंट है, तो अब बाकी सारे तीर इस एवरेज वैल्यू के रैंडमली साइड पे कोई लेफ़्ट कोई राइट कोई इस तरह डेविएट कर रहा है। तो ये जो दायरा बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो दायरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द रीजन ऑफ रैंडम एरर को, और ये जो गैप बना हुआ है ट्रू वैल्यू से एक सिस्टमैटिक वे में सारी वैल्यूज़ डेविएट कर रही हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ये थोड़ा सा मेन आइडिया ज़हन में रखना है। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को अब हम कैटेगराइज करते हैं। इसको स्टूडेंट्स वन डायरेक्शनल एरर भी कहते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ को इक्वली इफ़ेक्ट करता है। पिछले डायग्राम में गौर से देखें तो सिस्टमाइज्ड वे में तमाम वैल्यूज़ एक्यूरेट वैल्यू से डेविएट हो रही हैं। ये एक्यूरेट वैल्यू है और उससे सिस्टमाइज्ड वे में एक ही डायरेक्शन में सारी डेविएशन हो रही है। तो ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू ग्रेटर प्रिसीजन। प्रिसीजन का वर्ड क्यों, मैंने भी बताया कि प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजली स्पेस्ड मेजरमेंट्स, यानी ये हम एक जैसी बहुत सी वैल्यूज़ अटेन कर रहे हैं, वो अगरचे ठीक नहीं है, तो अभी हम प्रिसाइज हैं, अभी हम ज़्यादा प्रिसाइज हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सिस्टमैटिक एरर है। ऑलराइट, अच्छा, सिस्टमैटिक एरर में अगली बात ये ऐड कर लें स्टूडेंट कि सिस्टमैटिक में और कई तरह के एरर्स आ जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे 4 तरह के एरर्स लिखे हैं। इनके नाम जब भी आए तो याद रखें कि इनका जो मेजर जो कि जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी कौन सी है? सिस्टमैटिक एरर्स की। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमैटिक का हिस्सा है। इंस्ट्रूमेंट में कैसे एरर हो सकता है? पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, ज़ीरो एरर हो सकता है। फिर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, आप इम्परफेक्ट हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे, प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे, तो भी आप सिस्टमैटिक एरर का शिकार होंगे। पर्सनल एरर, केयरलेसनेस शो करना एक्सपेरिमेंट की। पैरालैक्स एरर, यानी आपको जिस तरीके से मेजरमेंट लेनी चाहिए आप उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन ला रहे हैं, तो पर्सनल एरर भी सिस्टमैटिक की कैटेगरी में आ जाता है। और इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट एरर है, जैसे ये ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इसको लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं, ये भी किसका हिस्सा है? सिस्टमैटिक एरर का। तो अपने पास सिस्टमैटिक एरर लिख के ये चारों नीचे लिख लें कि पूछा जाए इन चारों में से कौन सा एरर जो है, मतलब ये किस टाइप के एरर्स हैं, तो ऑल आर सिस्टमैटिक एरर्स। तो रैंडम एरर क्या है? रैंडम का लफ्ज़ ही शो करता है यहाँ से रैंडमनेस। Random error is said to occur when repeated measurements of a physical quantity gives different values under the same condition. ये बुक डेफिनेशन है। It occurs randomly or irregularly. It can be because of the unpredictable experimental conditions or fluctuation. यानी इसकी जो रीज़न है वो हम नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की वेरिएशंस की वजह से भी हो सकती हैं, वोल्टेज सप्लाई में इंटरनली कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या इन्वायरमेंट में जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस किसी भी एक्सपेरिमेंट के रन होने की वजह से आ सकती हैं, तो देयर कुड बी अ रैंडम एरर। और यहाँ पे ये जुमला अपने पास लिख लें, ग्रेटर द रैंडम एरर ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ एक्यूरेसी। सो पिछली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर पे यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। चूँकि ये वन डायरेक्शनल एरर है स्टूडेंट्स, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है तो हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में एडजस्ट कर सकते हैं, तो इससे एलिमिनेट हो सकता है। बट रिमेंबर, रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वाई? जब हमें रीज़न ही नहीं पता तो हम इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो दो बड़े अहम पॉइंट इनसे एमसीक्यू से रिलेटेड कि रैंडम एरर क्या होगा, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, सिस्टमैटिक एरर एलिमिनेट हो सकता है। और दो बातें जिनको रट्टा लगा लें अच्छी तरह कि सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होगा तो मीन्स प्रिसीजन ज़्यादा है,
और रैंडम एरर ज़्यादा होगा तो मीन्स एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी एक वक्त में एक चीज़ इन दोनों की वजह से पॉसिबल हो रही है। अब यहाँ पर एक और डायग्राम पे चलते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आएगी। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा टारगेट है। हम अपने हर एक्सपेरिमेंट में ये जो है ना कंडीशन चाहते हैं कि हमारे सारे तीर एक ही निशाने पे लग रहे हो। बट अब गौर से देखना है, ज़रा इस एरो पे नज़र करनी। ये एरो दिखा रहा है कि हम एक गलत जगह पे बार बार हिट कर रहे हैं। अब खुद सोचें ज़रा, ये कौन सा एरर ज़्यादा है यहाँ पर? हम एक्चुअल वैल्यू से एक ख़ास डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं तो हमारा सिस्टमेटिक एरर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम प्रिसाइज हैं। अब इस एरो को देखें। इस एरो को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि आप किसी एक वैल्यू को बार बार अटेन नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन तीर चलाते हुए आपने कुछ तीर जो हैं वो दरमियान में भी हिट कर दिए हैं। तो अब आप इस कंडीशन में ट्रू वैल्यू तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस कंडीशन में रैंडमनेस ज़्यादा है। तो ग्रेटर द ट्रूनेस ग्रेटर विल बी द रैंडम चांसेस ऑफ रैंडम एरर। हाँ, ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि जी ये वर्स्ट कंडीशन है कि ना हम यहाँ पर जो है एक्यूरेट हैं और ना हम यहाँ पर प्रीसाइज हैं। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टमेटिक एरर भी ज़्यादा है और हमारा रैंडम एरर भी ज़्यादा है। तो चारों केसेस पे ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे जहाँ पे मैं ये पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, यहाँ पर हाई रैंडम एरर एंड हाई सिस्टमेटिक एरर। क्यों? क्योंकि ना हम प्रीसाइज नज़र आ रहे हैं, ना हम एक्यूरेट नज़र आ रहे हैं। इस कंडीशन पे आ रहे हैं। Here we are more precise. It means we have more systematic error but less random error. इस इमेज पे आ जाएं। Here we have more trueness, more accuracy, so more random error but less systematic error. और ये है आइडियल कंडीशन जहां हम एक्यूरेट भी हैं, जहां हम प्रिसाइज भी हैं। एंड रिमेंबर, जब हम बोथ एक्यूरेट और बोथ प्रिसाइज होते हैं तो हमारा रैंडम एरर भी लीस्ट होता है और हमारा सिस्टमेटिक एरर भी लीस्ट होता है। इस स्लाइड पे मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया है, अगर आपको सुनने में स्पीड लगी है थोड़ी सी तो इसको, इस हिस्से को दोबारा सुने, इस इमेज को दोबारा अपने पास को ड्रॉ करें और जो जो बातें मैंने जिस डायग्राम के हवाले से बताई हैं उनके साथ लिख लें, पिन पॉइंट कर लें। इसको ऐसे बेकार नहीं जाने देना। इसी चीज़ को मैंने एक और चार्ट फॉर्म में दे दिया। अब देखें, रैंडम एरर इज़ वेयर एक्यूरेसी वेरीज इन रैंडम एरर। कहते हैं रैंडम एरर वो है जहां एक्यूरेसी वेरी करती है रैंडमली, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और जो वैल्यू है वो किसी भी डायरेक्शन में वेरी कर सकती है। सिस्टमेटिक एरर वेयर एक्यूरेसी वेरीज इन प्रेडिक्टेबल मैनर। अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने अपने पास अगेन लिख लेनी है। इससे भी आपको समझने में मदद होगी कि रैंडम और सिस्टमेटिक एरर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। तो अनसर्टेनिटी एंड एरर इन मेजरमेंट। अब वही फिर उसी एक्सपेरिमेंट को हम लेकर चलते हैं। द फॉलोइंग गेम वेयर अ कैटापल्ट लॉन्चेस डार्ट्स विद द गोल ऑफ हिटिंग द बुल्स आई। ये बिल्कुल जो सेंटर है ना स्टूडेंट्स, ये बुल्स आई है। अब सबसे पहली डायग्राम देखें। सबसे पहली डायग्राम, अब आपने खुद भी साथ साथ डिसीजन करना है। देखें, ना तो आप किसी एक वैल्यू को अटेन कर रहे हैं और ना ही आप अपनी एक्चुअल वैल्यू यानी बुल्स आई को अटेन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? आपकी प्रिसीजन भी लो है, आपकी एक्यूरेसी भी लो है, यानी बहुत ज़्यादा रैंडम एरर है और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक एरर है। ऑल राइट, नंबर 2 सेकेंड ट्रायल पे आ जाएं। अब देखें, यहाँ पर हम किसी एक वैल्यू को बार बार अटेन नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, बुल्स आई से सब चीज़ें जो रैंडम, अगर अच्छा गौर से देखें, इस पूरी डायग्राम को अगर हम एवरेज लेना, मतलब इन सब नंबर्स को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर दें तो हमें एग्जैक्ट बुल्स आई का डिजिट मिल जाएगा। यूँ समझ लें कि जब ये एवरेज होंगे ना तो ये एक रेड डॉट पे जाओगे जहाँ ये लेज़र पॉइंटर है ना, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। सो नाउ हम इस एवरेज से एक्यूरेसी तो हासिल कर सकते हैं बट हमारी प्रिसीजन लो है। तो हेयर वी हैव लो प्रिसीजन बट हाई एक्यूरेसी। यहाँ पे जो गौर से ये बात पढ़नी है, एवरेज राइट एट बुल्स आई, यानी इन सब मेजरमेंट्स का एवरेज लेंगे तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? बुल्स आई पर। तो अब जुमला फिर सुने, यहाँ पर रैंडम एरर ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा है। यहाँ पे प्रिसीजन कम है तो सिस्टमेटिक एरर भी कम है। फिर उसके बाद इस डायग्राम पे आ जाए। अब देखें,
यहाँ पर हमारे पास प्रिसीजन हाई है क्योंकि हम एक वैल्यू को बार बार अटेन कर रहे हैं, बट अगर हम इन सब वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे तो वो एक्यूरेट के पास नहीं आएगा, ठीक है। सो वी हैव लो एक्यूरेसी मीन्स वी हैव लो रैंडम एरर, वी हैव हाई प्रिसीजन मीन्स वी हैव हाई सिस्टमैटिक एरर। तो अब ये बात मैं जितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, डू राइट इट डाउन कि ग्रेटर प्रिसीजन ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर, ग्रेटर एक्यूरेसी ग्रेटर रैंडम एरर। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना एक्यूरेसी ना प्रिसीजन, तो दोनों एरर्स हाई हैं। और अगर दोनों चीज़ें हैं यानी प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है, तो रैंडम एरर भी कम होगा और सिस्टमैटिक एरर भी कम होगा। यहाँ तक तो एरर्स को हमने डील किया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड वर्क पे, और वाइट बोर्ड वर्क पे हम ब्रीफली या डिटेल में डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पर। तो पहले मैं आपको ज़रा फिलोसफिकली समझा दूं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। मोटी मोटी बातें याद रखनी है क्योंकि एंटी टेस्ट में हमें ज़्यादा जो है ना वो इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लिहाजा हम क्वेश्चन के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं उस पर गौर करना है आपने। स्टूडेंट्स एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होगी? याद रखें वही एग्जांपल लेट से बुल्स आई है तो आपको बिल्कुल सेंटर में हिट करना ये आपका टारगेट है। अगर आपने बिल्कुल सेंटर में हिट कर दिया तो आपने ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट हासिल कर ली। तो एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू हासिल कर लेना इसे कहते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। और फिर मैंने ये बात बताई कि एक्यूरेसी का डायरेक्ट रिलेशन है किस एरर के साथ? रैंडम एरर के साथ। ग्रेटर द रैंडम एरर ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर। अब देखें इस डायग्राम को गौर से कि देखिए आप ट्रू वैल्यू तो हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी एक वैल्यू को बार बार अटेन कर रहे हैं। टू obtain सिमिलर रिजल्ट्स दिस टर्म इज नेम्ड एज प्रिसीजन। अब आप एक्यूरेट वैल्यू से एक ख़ास डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं, ठीक है, ये वन डायरेक्शनल डेविएशन है और एक ही जगह पर, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है, एक ही जगह पे आप बार बार हिट कर रहे हैं, तो यू आर प्रिसाइज इन अ सिस्टमैटिक वे। तो प्रिसीजन, जो प्रिसीजन है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिस्टमैटिक एरर। ग्रेटर द सिस्टमैटिक ग्रेटर द प्रिसीजन। सिस्टमाइज्ड वे में अगर आप एक्यूरेट वैल्यू से डेविएट करेंगे, रैंडम वे में डेविएट करेंगे तो आप एक्यूरेट होंगे, ग्रेटर एक्यूरेसी होगी, और सिस्टमैटिक वे में अगर आप डेविएट करेंगे तो आपकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। अब ये जो चार डायग्राम्स बनी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़े की चीज़ है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी x है जिसकी ट्रू वैल्यू ये रेड लाइन है। हम इस x की ट्रू वैल्यू हासिल करने के लिए n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अटेन करते हैं, हासिल करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब हमें डिफरेंट डाटा मिलता है। एक दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें x की ये वैल्यूज़ जो है ना मिलती हैं, मतलब ये इसकी मिनिमम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ऑब्जर्वेशन में हमें पता चलता है कि ये वो वैल्यूज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा, यानी इसको अगर हम लेट से शेड कर लेते हैं तो इस इमेज को आपने, इस ग्राफ को गौर से समझना है कि हम x की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफरेंट वैल्यूज़ अटेन कर रहे हैं और दरमियान में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें इस रेंज में मिली हैं। अब गौर से देखना, एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू हासिल कर रहे हैं? नो, हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू अटेन नहीं कर रहे, तो हमारी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी वैल्यूज़ आपस में क्लोज भी नहीं है, हमारी वैल्यूज़ आपस में क्लोज भी नहीं है। सो ना तो हम एक्यूरेट हैं ना हम प्रिसाइज हैं। अब ऐसे प्रोसेस में क्या होगा? ऐसे प्रोसेस में स्टूडेंट्स ये दोनों एरर्स ही हाई होंगे। वी हैव ग्रेटर रैंडम एरर एंड ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर। तो याद रखना है, अगर हम एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि हम ट्रू वैल्यू नहीं अटेन कर रहे।
प्रिसाइज क्यों नहीं है? हमारी वैल्यूज़ का फैलाव बहुत ज़्यादा है, क्लोजली स्पेस्ड नहीं है वैल्यूज़. सो हेयर नाइदर वी आर एक्यूरेट नॉर वी आर प्रिसाइज, सो वी हैव ग्रेटर रैंडम एंड ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर. इन द नेक्स्ट केस अब देखें, अब जो हमारी वैल्यूज़ का फैलाव है वो पहले से कम हो गया, यानी हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं. बट अगेन हम ट्रू वैल्यू हासिल नहीं कर रहे. अब ट्रू वैल्यू हासिल नहीं कर रहे तो हम एक्यूरेट नहीं हैं, ठीक है, या हम कम एक्यूरेट हैं, यूँ कह लें वी आर लेस एक्यूरेट. इसका मतलब है कि हमारा रैंडम एरर भी कम है. बट वी आर मोर प्रिसाइज, हमारी वैल्यूज़ क्लोजली स्पेस्ड हैं तो हमारा सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होगा. ठीक है, ये दूसरा केस हो गया. थर्ड केस, अब थर्ड केस में क्या है कि हमारी वैल्यूज़ का फैलाव बहुत ज़्यादा है, यानी क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, तो हमारी प्रिसीजन कम है, यानी सिस्टमैटिक एरर कम है. बट हमारी वैल्यूज़ का जो एवरेज है उसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, या यूँ कह लें कि हम एक्यूरेट वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तो वी हैव हायर एक्यूरेसी, वी हैव हायर रैंडम एरर. ठीक है, और द लास्ट केस. ठीक है, अब ये जो दो केस है ना, ये रिलेशन ज़रा गौर से देखना है. ये जो दो केस हैं, केस में बिल्कुल ही ना एक्यूरेसी ना प्रिसीजन, तो दोनों एरर्स हाई हैं. और अगर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, मतलब हमारी वैल्यूज़ क्लोजली स्पेस्ड भी हैं और हम ट्रू वैल्यू भी हासिल कर रहे हैं, तो हम एक्यूरेट भी हैं, हम प्रिसाइज भी हैं. इन दिस केस वी हैव लीस्ट रैंडम एरर एंड लीस्ट सिस्टमैटिक एरर. तो ये दोनों जो केसेस हैं, यहाँ पर यूँ लगता है कि जैसे कोई रिलेशन नहीं है एक्यूरेसी और रैंडम एरर का, या प्रिसीजन और सिस्टमैटिक एरर का. उस वजह वो इसलिए कि यहाँ पर जब हम दोनों ही चीज़ें अटेन नहीं कर रहे तो हमारे दोनों एरर्स हाई हो सकते हैं, और जब हम दोनों चीज़ें अटेन कर रहे हैं तो हमारे दोनों एरर्स लीस्ट हैं या नहीं होने, या बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, ये दोनों केसेस आपने एरर्स के मुताबिक याद रखने हैं कि इफ़ देर इज़ ग्रेटर प्रिसीजन देर विल बी ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर, इफ़ देर इज़ ग्रेटर एक्यूरेसी देर विल बी ग्रेटर रैंडम एरर. ये तो हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक ओवरव्यू कि एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स एंड प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू ईच अदर. ठीक है, मेजरमेंट क्लोज टू ट्रू वैल्यू याद रखना है एक्यूरेसी है, मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर ये प्रिसीजन है. अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझाता चलूँ स्टूडेंट्स. प्रिसीजन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से होता है. इस लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं. ठीक है, अभी आगे बताता भी उसे लिखता कैसे हैं. और जो एक्यूरेसी है इसका ताल्लुक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से होता है. ये दो बातें जहन में रखनी. तो अब हम इसके आगे जो बुक नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, यानी बुक में कैसे डिस्क्राइब किया हुआ एक्यूरेट और प्रिसीजन को, उसको आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स, अब जो बुक में जिस तरीके से प्रिसीजन एक्यूरेसी को डिस्क्राइब किया गया है, उस हवाले से चीज़ें आपने कैसे जो है अपने माइंड में रखनी है. तो उसमें याद रखें कि बुक में जैसे डिफाइन किया गया है कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स इज़ नेम्ड एज द लीस्ट काउंट. इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज द एब्सोल्यूट एरर. ये दो बातें, ये दो नाम आपने जहन में रखने हैं. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने नीचे लिखा भी है इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट. अच्छा, अब लिखा ही हुआ है कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी यू विल हैव मोर प्रिसीजन इफ़ यू हैव लेस. अब लेस की जगह आप स्मॉल का वर्ड जहन में रख लें, स्मॉल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. इससे हम एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, जो मैं आपको मतलब जो टूल आपने इस कैलकुलेशन में यूज़ करना है MCQs के लिए, वो टूल ये है स्टूडेंट्स के जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, आप उससे उतनी ज़्यादा प्रिसीजन जो है वो हासिल कर सकते हैं. अब उसमें सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रूमेंट भी डिस्क्राइब कर दूं. ये रिलेशन जहन में रखते हुए ये चार इंस्ट्रूमेंट जहन में रख लें कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलर होगा उसकी प्रिसीजन सबसे ज़्यादा होगी. तो आपकी बुक में 4 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका प्रिसीजन लेवल अगर बनाया जाए तो प्रिसीजन ऑफ मीटर रॉड विल बी लेस देन प्रिसीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर. वाई? क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो मीटर रॉड से भी स्मॉलर है.
तो ये स्मॉलर लीस्ट काउंट है, लिहाजा मोर प्रिसाइज है। इससे भी स्मॉलर लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, वो और प्रिसाइज है। और इससे भी स्मॉलर लीस्ट काउंट होता है माइकल्सन इंटरफेरोमीटर का, जो बुक में 10⁻⁴ मिलीमीटर्स लिखा हुआ। ठीक है, तो ये अपने पास रेंज लिख लें, सीक्वेंस लिख लें कि प्रिसीजन सबसे ज़्यादा है आपकी बुक में जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं माइकल्सन इंटरफेरोमीटर की, और सबसे कम प्रिसीजन है मीटर रॉड की। अब आ जाएं कि हम बुक पे ये जो मेजरमेंट लिखी हुई है इसको ऐसे लिखने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स 25.5 सेंटीमीटर ये है मेजरमेंट, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये है इंफॉर्मेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमें बता रहा है, देखें 25.5, ये 0.5 का मतलब है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट है, और वही एब्सोल्यूट एरर यानी कि लीस्ट काउंट, ये क्या लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। ऐसे लिखने का क्या, अब ये एरर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मेजरमेंट है। सो बी वेरी क्लियर कि प्लस माइनस से पहले लिखी हुई वैल्यू मेजरमेंट है और प्लस माइनस के बाद लिखी हुई वैल्यू क्या है, एरर है। मेजरमेंट अलग तरीके से सॉल्व होती है, एरर्स को सॉल्व करने के लिए अलग रूल्स यूज़ होते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसी मेजरमेंट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट मेरे पास है ए और उसमें प्लस माइनस है डेल ए। तो ए इज़ माई मेजरमेंट एंड डेल ए इज़ माई एरर इन दैट मेजरमेंट। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, अब गौर करें कि मेरी मेजरमेंट क्या है 25.5। मैं क्या करूं कि इसमें से एक दफ़ा माइनस कर दूं 0.1, माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 25.4। अब मैं प्लस कर रहा हूं 0.1, प्लस किया तो मेरे पास आया 25.6। तो स्टूडेंट्स मेरी जो मेजरमेंट है वो 25.5 इन दोनों मेजरमेंट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेगी। अब इस तरीके से इंफॉर्मेशन देना इंफॉर्मेशन को ज़्यादा पायदार इसलिए बनाता है कि दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा ना तो उसके ऊपर 25.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन 25.4 एंड 25.6। यहाँ तक होगी बात कि प्रिसीजन में आपने मोटे मोटे पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी जितना लीस्ट काउंट स्मॉलर होगा। सो प्रिसीजन हैज़ एन इनवर्स रिलेशन विद द लीस्ट काउंट। यहाँ तक होगी बात। अब आते हैं ज़रा एक्यूरेसी पर। कहते हैं कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आई विल सजेस्ट यू कि आप इसमें फ्रैक्शन का वर्ड कम यूज़ करें, ज़्यादा आपने माइंड में रखना है परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, इस तरीके से रिकॉल कर लें। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, देखें ये मेजरमेंट है ना, इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि द एरर और द लीस्ट काउंट व्हेन डिवाइडेड बाय द मेजरमेंट, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। और अगर इसी डेल ए बाय ए को हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ इट सेज एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे रिलेशन चेन में रखें, वो वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी जिसका परसेंटेज का आंसर सबसे स्मॉल होगा। तो अब हम दो वैल्यूज़, मैं बुक वाली वैल्यूज़ ही यूज़ करूँगा और आपको एक रिलेशन दूंगा और इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी पे बात करेंगे हम। जैसे ये वाली वैल्यू लिखी है आपकी बुक पे 25.5, बुक खोल के एक नज़र देख भी लेना ताकि मेरी चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड रहें, ठीक है। 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, तो लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में देखें, ए की जगह पे क्या है 25.5, डेल ए की जगह पे क्या है 0.1। तो जब भी आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें या परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, लीस्ट काउंट ऊपर मेजरमेंट नीचे और किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। अच्छा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 और 100% से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.4%। अच्छा 0.1 सेंटीमीटर किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, ये होता है मीटर रॉड का। ठीक हो गया। अब आपकी बुक में एक दूसरी वैल्यू उसी से नेक्स्ट स्टेप में लिखी है 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि इसमें जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो क्या करेंगे, फ़ौरन आप लीस्ट काउंट ऊपर मेजरमेंट नीचे 100% से मल्टीप्लाई, आंसर आया 2%। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था,
वर्नियर कैलिपर। अब जो रिजल्ट है उसे गौर से अपने पास लिख लेना। एक्यूरेट मेजरमेंट, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके परसेंटेज का आंसर छोटा होगा। लेस का मतलब होगा स्मॉल होगा। क्लियर? अब मुझे खुद कंपैरिजन करके बताएं, मीटर रॉड की परसेंटेज का आंसर स्मॉल है या वर्नियर कैलिपर का? ऑब्वियसली मीटर रॉड का। तो स्टूडेंट्स अभी जब आप ये कैलकुलेशन देखें तो बुक में इसी से नीचे एक पैराग्राफ है, उसको देखें। वो ये कहता है कि मेजरमेंट जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी ना, उसके लिए आपको उतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। यानी इस मेजरमेंट को सॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी कि अगर आप वर्नियर कैलिपर के बजाय स्क्रू गेज यूज़ करना। ठीक होगी बात? अब यहीं पे रिजल्ट को और ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। लीस्ट काउंट जिसका ग्रेटर है ना, उसका परसेंटेज का आंसर क्या आ रहा है? स्मॉलर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका लीस्ट काउंट ग्रेटर है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है उसकी एक्यूरेसी कम है। जैसे प्रिसीजन का रिलेशन इनवर्स है लीस्ट काउंट के साथ, सिमिलरली रिमेंबर के एक्यूरेसी का रिलेशन फिर क्या बन रहा है? डायरेक्ट बन रहा है विद द लीस्ट काउंट। ये सारा सीक्वेंस उलट जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी कि एक्यूरेसी ऑफ मीटर रॉड इज ग्रेटेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट्स लीस्ट काउंट इज ग्रेटेस्ट। एंड एक्यूरेसी ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज स्मॉलेस्ट बिकॉज इट्स लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट। तो अब इस पूरी चीज़ में आप कुछ भी भूल जाएं, ये दो बातें ना भूलें, आपको सारा कुछ रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि प्रिसीजन का रिलेशन लीस्ट काउंट के साथ इन्वर्स है और एक्यूरेसी का रिलेशन लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्ट है। इससे क्या होगा? इससे स्टूडेंट्स आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स में लीस्ट काउंट्स को ही देखना शुरू कर देंगे ना, आपको मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीजन की समझ आना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या टिप यूज़ करनी है? आप कोई भी मेजरमेंट देखते हैं, ठीक है? अब मेजरमेंट फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी में जो वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट्स हैं, उनको जाके देखें, पेज पलटें, उनको देखें, वोल्टेज का लीस्ट काउंट बड़ा है या करंट का लीस्ट काउंट बड़ा है? वोल्टेज का। अब वोल्टेज का लीस्ट काउंट बड़ा है, जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। करंट को देखें, करंट का लीस्ट काउंट स्मॉल लिखा हुआ है, लिहाजा उसकी लीस्ट काउंट स्मॉल है तो उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। अब दोनों मेजरमेंट से देखें कि वोल्टेज की एक्यूरेसी ज़्यादा है और करंट की प्रिसीजन ज़्यादा है। आई एम होपफुल कि आपको ये पैरामीटर समझ आ गया होगा। तो अब कुछ चीज़ें जो समरी में याद रखनी है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का लीस्ट काउंट के साथ रिलेशन आपको याद हो गया। जब भी आपसे कहा जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, फटाफट क्या करना है आपने? लीस्ट काउंट ऊपर, मेजरमेंट नीचे, किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100% से। तो ये जो आंसर आएगा ये आपको डिस्क्राइब करेगा कि प्रिसीजन ज़्यादा है कि एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा है और यहाँ पर प्रिसीजन ज़्यादा है। और आसान काम, परसेंटेज का आंसर ज़्यादा है तो प्रिसीजन ज़्यादा, परसेंटेज का आंसर कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा। ये मैं जितनी जुमले जितने सेंटेंस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको साथ साथ लिखते जाएं। इट विल मेक यू गिव यू अ स्टोरी कि जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं कि हम इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जो असेसमेंट है डिफरेंट फार्मूलाज में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिज़िक्स में बेसिकली कई तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ प्लस माइनस होते हैं, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर क्वांटिटीज़ में या मेजरमेंट्स में एरर्स हों तो फिर उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद एरर को कैसे डील करना है। तो हम वो बुलेट पॉइंट्स पे चलेंगे जिससे हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें कि फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी अगर कोई फार्मूला एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो, लेंथ्स होती हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, मासेस होते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, टेम्परेचर्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। तो ऐसे तमाम ऑपरेशंस जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो, रूल क्या है, एरर्स को डील करने का रूल क्या है। एरर्स को डील करने का रूल ये मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। चाहे आप एडिशन करें चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ यानी एब्सोल्यूट एरर्स यानी लीस्ट काउंट्स। आसान लफ्ज़ों पे जाना है, ज़्यादा आप जहन में रख लें लीस्ट काउंट।
अब देखें बुक पे जैसे दो वैल्यूज़ दी हैं x1 और x2, 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब एक दफ़ा मैं इन्हें कर रहा हूँ ऐड, एक दफ़ा मैं इन्हें करूँगा सब्ट्रैक्ट, बाय कीपिंग इन माइंड द रूल ऑफ द एरर्स, कि मैं चाहे ऐड करूँ, ऐड में किन्हें करूँगा 26.8 को और 10.5 को। अच्छा मैंने इन दोनों को ऐड किया स्टूडेंट्स, तो मेरा आंसर आया 37.3। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी इन्हीं दोनों को करूँगा। असल मेरा टारगेट ये है, ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, 10.5 और 26.8, इनको सब्ट्रैक्ट किया, x2 में से x1 माइनस किया तो 16.3 आंसर आया। अब जब मैंने प्लस माइनस के बाद लिखनी है वैल्यू, तो मैंने रूल अप्लाई करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड वेदर यू ऐड वेदर यू सब्ट्रैक्ट। तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.2। अब ये देखें यहाँ पे नंबर्स अगरचे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के ऊपर रूल वो रहेगा 0.2 सेंटीमीटर्स, 0.2 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो चाहे आप वैल्यूज़ को, मेजरमेंट्स को ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड ही करना। अब इसको स्ट्रक्चर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि x1 अगर a प्लस माइनस डेल a और x2 b प्लस माइनस डेल b है, तो अगर आप दोनों को प्लस करते हैं, आप लिखते हैं a प्लस b, फिर आप लिखते हैं प्लस माइनस। अब एरर्स को क्या करना है, एरर्स को ऐड ही करना है, डेल a प्लस डेल b। जैसे 0.1 प्लस 0.1 किया हमने, और अगर आप दोनों को माइनस करते हैं, यानी 2 में से 1 माइनस करते हैं, यानी b माइनस a भी आप अगर ऑपरेट करते हैं, तब भी आपने स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को भी क्या करना है, ऐड ही करना है। तो वेदर यू ऐड वेदर यू सब्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब हम चलते हैं द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स पर। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट रूल पर कि अगर फिज़िक्स में कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड हो तो एरर्स को कैसे डील करना है। रूल ज़हन नशीन कर लें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। पहले मैं आपको बुक की कैलकुलेशन दिखाऊंगा। बुक कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझने के बाद ये समझना है कि MCQ आएगा तो कैसी तर्ज पर आएगा, ठीक है। तो देखें बुक में एक एग्जांपल दी है कि वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, और आपसे कहा है रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब रेजिस्टेंस होता है V/I, यानी ये क्या है, डिवीजन है। डिवीजन तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन डिवीजन किस पे करनी है, मेजरमेंट्स पर। अनसर्टेनिटीज़ पे क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है, ऐड। अच्छा अब गौर करें, ये परसेंटेज तो नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट है। तो पहले इनकी मदद से क्या फाइंड कर लें, परसेंटेज। कैसे फाइंड करना था, मैंने रट्टा भी लगवाया आपको कि लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड करें, 100% से मल्टीप्लाई करें। लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट इंटू 100%, लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट इंटू 100%। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो कैसे फाइंड करनी है, लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट 100%। तो 2% वोल्टेज में और 6% किस में है, करंट में। इन्हें कैलकुलेट करके रख लिया, बस अभी छोड़ दें। अब रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस तो V/I से फाइंड होनी। तो V क्या यूज़ करना आपने, जस्ट 5.2। I क्या यूज़ करना है, जस्ट 0.85। जो भी इसका आंसर आएगा, लेट्स से 6.19 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस आंसर में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, रूल फिर पढ़ें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये रही परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, इन्हें कर दें ऐड, तो दैट इज द आंसर कि रेजिस्टेंस की इस वैल्यू में कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 6.19 में कितने परसेंट है, 8% है। ऑलराइट, अब MCQ आएगा तो कैसे, लेट P इज अ क्वांटिटी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, A/B क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, XYZ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, XY/Z क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं। तो अगर कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की रहे तो रिमेंबर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या करें, ऐड करें। तो अगर आपको कोई फार्मूला देता है, लेट्स P इज इक्वल टू AB, लाइक P इज इक्वल टू MB, तो इट सेज
कि जी मास में 1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और वेलोसिटी में 6% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो बताएं पी में कितनी अनसर्टेनिटी है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगरचे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट रूल क्या कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है, ऐड। तो 6% प्लस 1%, तो पी में कितने परसेंट आ जाएगी, 7%। सिमिलरली 6%, 3%। अब जल्दबाजी में ये नहीं कर देना कि ए ओवर बी क्वांटिटी है तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ए ओवर बी एक फार्मूला है, ए में कैलकुलेशन में 6% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, बी में 3% है, तो पी में कितनी होगी, 6 प्लस 3 9%। क्वांटिटीज़ 3 हो जाएं, लेट इट बी 1%, लेट इट बी 3%, लेट इट बी 5%, तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर देना। फिर बार बार बता रहा हूँ, जल्दबाजी में कोई ऐसी हमाकत नहीं करनी। तीनों नंबर्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है, रूल अप्लाई करके ऐड करना है। 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9%, और फिर उसी तरह 1% है, 3% है, 2% है। अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6%। तो डू कनेक्टेड टू द रूल, स्टे कनेक्टेड टू द रूल। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो हम कैसे बनाएंगे, लेट हमारे पास एक क्वांटिटी x है जो a प्लस माइनस डेल a है, जैसे v है। लेट एक क्वांटिटी y है जो b प्लस माइनस डेल b है, जैसे i है। अब हमने क्वांटिटी z फाइंड करनी है जो या तो x ओवर y है या x इंटू y। तो स्टूडेंट्स चाहे ये डिवीजन हो चाहे ये मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पर फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। फ्रैक्शन क्या है, कैसे बनानी थी, लीस्ट काउंट यानी डेल ए ओवर मेजरमेंट ए। इसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है, लीस्ट काउंट ओवर दिस। तो ये फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम चलते हैं फॉर द पावर फैक्टर। स्टूडेंट्स अब आ जाएं पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर पे रूल है कि मल्टीप्लाई द पावर with the percentage uncertainty to find the total uncertainty। बहुत सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। अब पावर का यूज़ बुक में जैसे किया हुआ है स्टूडेंट्स, उस यूज़ को आप बुक से एक नज़र देख लें। जो वॉल्यूम फाइंड किया हुआ उसमें आर के ऊपर क्यूब है, तो उसने क्यूब को कैसे डील किया है। मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूँ जिससे MCQ सॉल्व होने। फॉर एग्जाम्पल P इज़ इक्वल टू AB। अब देखें, फ़र्ज़ करें A में परसेंटेज पावर है 1% और B में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, तो P में कितनी है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करें, तो 1% प्लस 2%, द आंसर इज़ 3%। ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब एक फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू A स्क्वायर B, ठीक है। अगेन A में है 1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी, B में है 2%। अब गौर करें स्टूडेंट्स कि परसेंटेज P में कितनी होगी। अब A के ऊपर चूंकि पावर है, तो पहले हमने उस पावर से A की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें ऐड कर देना है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ B। ऐड क्यों किया, अगर फ़र्ज़ कर लें पावर ना हो तो ये तो प्रोडक्ट ही है ना, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जहाँ पावर आ जाएगी, पहले उस पावर को उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन आपने दोनों को ऐड कर देना है। अब इसमें 2 इंटू 2% प्लस 2% टोटल कितनी हो जाएगी, 4%। अगेन P इज़ इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब, लेट इट बी अगेन 1% एंड 2%। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P, 2 इंटू 1 2% प्लस 3 इंटू 2 6%, टोटल कितना हो गया 8%। फिर लेट A में है 1%, B में है 2% और C में है 3%। तो नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P। अब यहाँ पे दो ट्रिक्स सीखने वाले हैं। 2 इंटू 1 2% प्लस
बी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो बी की एज इट इज़ लिख देना 2%। अब अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट ये कि सी की पावर -3 है, तो क्या हम यहाँ पे -3 इंटू 3 -9% लिखेंगे? द आंसर इज अ स्ट्रिक्ट नो। वाई नो? और से देखना है, क्या मैं इस सी को यूँ लिख सकता हूँ सी +3, जिसमें परसेंटेज कितने परसेंट थी? 3% थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई पावर नेगेटिव भी है तो इन जनरल, इन शॉर्ट याद रखें कि कंसिडर इट टू बी पॉजिटिव। उसको कंसीडर क्या करें? पॉजिटिव ही कंसीडर करें, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा 9%। याद रखें कि परसेंटेज में कहीं भी आपने माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं करना। तो 2 + 2 4 + 9 13%, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको स्ट्रक्चर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लेट्स से ए प्लस माइनस डेल ए है आपके पास, या बी प्लस माइनस डेल बी है, ठीक है। तो लेट्स से यू हैव अ फॉर्मूला दैट पी इज इक्वल टू ए पावर एम एंड बी पावर एन। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एरर होगा वो कैसे लिखा जाएगा? एम डेल ए बाय ए प्लस एन डेल बी बाय बी। यानी पहले आपने पावर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब हम देखते हैं द रूल्स फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, लेट्स से हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड नोट करने को क्यों कहा जाता है, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें आपने एक सिंगल अगर वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए क्या करना है? डिवाइड कर देना है मेजरमेंट को और लीस्ट काउंट को। मेजरमेंट एंड लीस्ट काउंट, ये दो चीज़ लफ्ज़ में रखना है, विद टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल, आपके पास 30 वाइब्रेशंस का टोटल टाइम है 54.6 सेकेंड्स, प्लस माइनस 0.1, ये 0.1 लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का, ठीक है। ये आपके पास टाइम हो गया। अब आपने एक सिंगल वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो आपने टोटल 30 वाइब्रेशंस के टाइम को 30 पे क्या कर देना? डिवाइड। अब बुक में जैसे लिखा है उसको छोड़ दें, पूरी जो रकम लिखी हुई है ना स्टूडेंट्स, उसको आपने टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है। इसका मतलब है डिवाइड आपने इसको भी 30 पे करना है और इसको भी 30 पे करना है। तो 30 वाइब्रेशन से एक का टाइम निकालना है तो 30 पे डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन हमने की, तब गौर से देखें। मुझे ये बताएं कि लीस्ट काउंट पहले से क्या हो गया? स्मॉलर। जब लीस्ट काउंट स्मॉलर होता है तो प्रिसीजन पहले से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम अपना ज़्यादा बड़ा टारगेट किस चीज़ को रखते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट को। ठीक हो गया? तो ये काम करना है। हाँ, अगर एक से आपने दोबारा 30 वाइब्रेशंस के टाइम पीरियड को फॉलो करना है तो स्टूडेंट्स फिर उसी तरह आपने 30 से इस पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मेजरमेंट से भी होगा और ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो लीस्ट काउंट से भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि लीस्ट काउंट अगर डिवाइड हो सकता है नंबर पे तो लीस्ट काउंट से नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ जो अक्सर एंटिटेस्ट की बुक्स में लिखे होते हैं, अगरचे वो एमकेट के स्कोप से इतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुक्स जिनमें जो आप अक्सर डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स यूज़ करते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स लिखे होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, एरर अनसर्टेनिटी में प्रिसीजन एक्यूरेसी से रिलेटेड सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के मुतालिक अक्सर पूछा जाता है एरर्स को सॉल्व करने का। तो सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत इजी है, पैरेलल के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी एक ट्विस्टिंग है। मैं आपको डायरेक्ट उसका एक फार्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी भी एंटिटेस्ट की बुक में अगर पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टर्स की दो वैल्यूज़ हैं, R1 100 प्लस माइनस 3 ओम। ये प्लस माइनस के बाद क्या था? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी ये लीस्ट काउंट है। R2 क्या है? 200 प्लस माइनस 4। तो आप इसको अगर R1 कह लें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डेल R1, और इसको अगर R2 कह लें तो ये हो जाएगा डेल R2। ठीक हो गया? अब ये वैल्यूज़ याद रखनी है।
अब देखिए सीरीज में फॉर्मूला सिंपल होता है R1 प्लस R2, यानी दोनों को सिर्फ ऐड किया जा रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो R1 में R2 को भी जमा कर दिया, यानी 200 प्लस 100 कर दिया, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को भी क्या कर दिया, ऐड 4 प्लस 3 7 हो गया। तो ये तो आंसर आ गया सिंपल सीरीज का। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में दो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करनी हो ना स्टूडेंट्स, तो आप प्रोडक्ट ओवर सम यूज़ कर सकते हैं, यानी आर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 100 इंटू 200 और सम क्या आ जाएगा 100 प्लस 200। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी स्टूडेंट्स वो सॉल्व करने पे 66.7 ओम्स आएगी। ये तो आ गया आंसर रेजिस्टेंस का। लेकिन अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, सम भी इन्वॉल्व है और फिर रेशो भी इन्वॉल्व है। तो हम इसकी डेप्थ में इसको सॉल्व करने में नहीं जा रहे। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है पैरेलल को सॉल्व करने का, 1 ओवर आर ई इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। इसका फर्दर डेरिवेटिव लेकर स्टूडेंट्स एरर सॉल्व करने का मेथड बनाया जाता है। तो ये फार्मूला अपने पास नोट करें और फिर उसी सीक्वेंस में आगे क्या करना है कि डेल आर, या यहाँ पे डेल आर ई लिख दें, डेल आर ई ओवर आर ई स्क्वायर, डेल R1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 ओवर R2 स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करना है कि इस आर ई को ऊपर मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर लिख दिया। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पे पुट क्या क्या करना है गौर से देखें। आर ई स्क्वायर का मतलब है 66.7 स्क्वायर इंटू डेल R1 ओवर R1। अब डेल R1 क्या है, डेल R1 है 3, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, और R1 क्या है 100, तो 100 स्क्वायर प्लस फिर 66.7 स्क्वायर। अब डेल R2 क्या है 4 और R2 क्या है 200 और स्क्वायर। इन शॉर्ट जब इस पूरी चीज़ को हम इवेल्युएट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.8 ओम्स, या सिंपल 1.8 भी लिख सकते हैं आप इसको अगर आप इसका यूनिट नहीं भी लिखते साथ। अब इस वैल्यू की ज़रूरत क्या है देखिए जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है वो है 66.7 ओम्स। इसमें कितना एरर है, दैट इज़ द एरर फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर ई विल बी इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम्स। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ये पूरा प्रोसेस एक बार अपने नज़र से गुजार लें, कैलकुलेट कर लें। अब अगली खुशखबरी ये है कि एमडी कैट में इतनी कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ मैंने इसलिए कि अक्सर बुक में ही क्वेश्चन दिया होता है, ये उसको सॉल्व करने की मेथडोलॉजी है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने अडॉप्ट कर लेना है, एहतियातन इसको यूज़ कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक इमेज शो करूँगा जिसमें आज के लेक्चर की पूरी समरी जो है उसको आपने गौर से स्क्रीनशॉट लेके, अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकालें और उसको अपने पास ड्रॉ कर लें। वो सारा प्रिसाइज कैलकुलेशन है, हाउ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ आर रिलेटेड। और एट दी एंड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनके मैंने आंसर साथ दिए हुए हैं, लेकिन आपने जो सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके उनके आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा अबाउट एरर्स, अनसर्टेनिटीज़, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।